Hi, a dream. A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Today is 23rd of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड। गलीना इज एन ओर ऑफ लेड। बाय प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल है वाटर। मरकरी इज द ओनली मेटल जो लिक्विड होता है ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में। हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कोल गैस के। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, इसका रेंज होता है 7.35 टू 7.45। आज के सवाल हैं, वेयर आर द उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स लोकेटेड? कहाँ पर ये दोनों केव्स लोकेटेड हैं? 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया के? कुछ ही दिन पहले ये पढ़ा था हमने। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2021? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम आती है? मांडू फेस्टिवल अभी न्यूज में है, ये सेलिब्रेट किस स्टेट में होता है? पेय जल सर्वेक्षण, पेय जल सर्वेक्षण is the initiative of which union ministry? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है म्यांमार, coup, that is sudden violent illegal seizure of power from a government. गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया वहां पे, that is this म्यांमार। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब वो डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिस्प्ले है। मैनिफेस्टेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिस्प्ले, डिमॉन्स्ट्रेशन, शोइंग। पैराडाइम, पैराडाइम शिफ्ट भी होता है। पैराडाइम मतलब एक टिपिकल एग्जाम्पल है, एक टिपिकल पैटर्न है किसी चीज का, दैट इज अ पैराडाइम। डू द मैथ, ये यूजुअली पहले एक स्लैंग होता था बट अब नॉर्मल भी यूज होने लग गया है। डू द मैथ, डू द मैथ मतलब एड अप फैक्ट्स एंड फिगर्स इन ऑर्डर टू कम टू अ कंक्लूजन। बर्ड्स आई, बर्ड्स आई व्यू है मतलब आपको पूरा कंप्लीट पिक्चर दिख रहा है। The ability to look at something from a very high place so that you see a large area below you. आप isolated नहीं, complete picture देख पा रहे हैं, that is this bird's eye. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, मिस्टर शी may visit India for BRICS summit. This is level platform. Australia versus tech giants. This is dealing with the bigger neighbor. निरुपमा मैम का आर्टिकल है, वेरी गुड आर्टिकल अबाउट दिस चाइना। देन दिस इज एडिंग हेफ्ट टू डिप्लोमेसी विद सम हेल्प फ्रॉम साइंस, साइंस इन डिप्लोमेसी। अ साइंटिस्ट इन द पैंडेमिक, न्यू पैराडाइम इन एनिमल हस्बेंड्री, अलाइड एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर, फार्मर का इनकम डबल करना है। देन दिस इज अबाउट नो लॉन्गर इन द शेडोज, IAEA एंड ईरान, मालदीव्स पार्लियामेंट। लेटेंट डिमांड, सेंसेक्स फॉल। बॉन्ड यील्ड क्या होता है ये भी आज समझेंगे हम। भारत फोर्ज पैरामाउंट इंक डिफेंस डील, इंडिया रेटिंग। दिस इज अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप। दिस इज यूपी में एक नया एयर स्ट्रिप एक्सपेंशन होगा। द राइट्स ऑफ माइग्रेंट, द ताइवान फ्लैश पॉइंट, सेंसेक्स। और हिंदी में आज हम देखते हैं 23, 24, 25, 28 दिस आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स। ये CSET के सॉल्यूशंस हैं और ये सम क्वेश्चंस हैं। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is our reference material and this is the Indian Express and the Hindu, our reference material. Both are Delhi edition. So ये the Hindu है, front page. First news है, Mr. Xi may visit India for BRICS summit. Mr. Xi India visit कर सकते हैं BRICS की summit पे। BRICS क्या है? BRICS एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब हर लेटर जो है ना इसका एक कंट्री है। ब्राजील, B, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRICS, ब्रिक्स। सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में इंडिया में एक फिजिकल समिट हो सकता है, मतलब लीडर्स खुद आएंगे। इससे पहले ये वेबिनार और कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्चुअल समिट्स हो रहे थे, बट फिजिकल समिट इज पॉसिबल एंड लीडर्स माइट बी कमिंग टू इंडिया और मिस्टर शी विल ऑल्सो कम। सो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के लीडर्स समिट एनुअली यहाँ पे कन्वीन होता है।
इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट एक एनुअल समिट होता है बिटवीन द सुप्रीम लीडर्स ऑफ दीज फाइव नेशंस। November 30, 2001 में जिम ओनील, दैट इज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओनाइल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, हु वॉज देन चेयरमैन ऑफ दिस गोल्डमैन सैक एसेट मैनेजमेंट, और इन्होंने कॉइन किया था दिस ब्रिक। एस इसमें बाद में ऐड होगा, पहले ये ब्रिक था। इमर्जिंग इकोनॉमी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। फिर इसका मीटिंग होगा यूएनजीए न्यूयॉर्क सितंबर 2006 में फॉरेन मिनिस्टर्स का। फिर 2009 में पहला ब्रिक समिट होगा रशियन फेडरेशन में। 2010 में ब्रिक में एस ऐड होगा, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स का हिस्ट्री है। नाउ ये कंट्रीज हैं और दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स पर एक नोट तैयार करें। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है? व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स का जैसे एक्रोनिम है, ये सारे कंट्रीज के नाम पता होना चाहिए। अगर आप क्विकली ऐसे मैप भी ड्रॉ कर सकते हो फ्री हैंड, तो ये मैप भी ड्रॉ कर देना चाहिए। मैप ड्रॉ करेंगे तो उसको ऐसे एक बॉक्स में करना है और नीचे फिगर 1 ऐसे करके मैप ड्रॉ करिए क्विकली। आप इसकी हिस्ट्री बता सकते हो, 1 और 2 फ्यू कीवर्ड्स। आप समिट्स, इंपॉर्टेंट समिट्स बता सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं, कन्वर्जेंस एरिया, बिकॉज ये सारी जो ब्रिक्स है ना, ये सब डेवलपिंग, प्रॉमिसिंग, इमर्जिंग कंट्रीज है। तो इनका कन्वर्जेंस क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, ट्रेड रिलेटेड इनको प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, और प्लस दिस डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी प्रॉस्पेक्ट है, लिक्विडिटी का क्रंच होता है। तो ये इनके कन्वर्जेंस एंड दिस एरियाज ऑफ दिस कोऑपरेशन है। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो प्रिपेयर दिस नोट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ दिस इज द सेकेंड वन, लेवल प्लेटफॉर्म। सो ये फ्रंट पेज था द हिंदू का, ये एडिटोरियल है। लेवल प्लेटफॉर्म, लेवल प्लेटफॉर्म्स, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड किनके बीच में? एक तरफ है ये मीडिया हाउसेस, मीडिया हाउसेस मतलब जैसे न्यूज़पेपर वगैरह के। दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक एट्सेट्रा। गूगल, फेसबुक जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है, इनके पास एक वाइड यूजर बेस है। वाइड यूजर बेस को अगर न्यूज़पेपर न्यूज़ प्रोवाइड कराना है तो वो टाइप से करना चाहते हैं, वो कंटेंट यूज करना चाहते हैं इन मीडिया हाउसेस का, न्यूज़पेपर मीडिया हाउसेस का, और उसको अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू ये वाइड यूजर बेस को डिलीवर करते हैं। बट द पॉइंट इज, ये जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं न्यूज़ मीडिया हाउसेस, क्या इनको कुछ इक्वल शेयर होना चाहिए? क्या इनको यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज जनरेट करती है, न्यूज़ सेल करती है, एड जनरेट होता है, तो उसका एक शेयर इनको भी मिलना चाहिए मीडिया हाउसेस को? इस बात पे डिसएग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है दिस न्यूज़ मीडिया हाउसेस एंड टेक जाइंट्स के बीच में। ऑस्ट्रेलिया एक नया लॉ लेके आ रहा है। इस नया लॉ के थ्रू अगर गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक न्यूज़ है, एप्पल न्यूज़ है, गूगल न्यूज़ है, वो कंटेंट यूज़ कर रही है इन मीडिया जाइंट्स का, न्यूज़पेपर जाइंट्स का, तो उसको कुछ यहाँ पे पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज गूगल एंड फेसबुक पे करो न्यूज़ पब्लिशर्स को, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी कंपनीज यूज कर रही हैं उनका कंटेंट। इस बात पे पूरे वर्ल्ड में अभी डिबेट चल रहा है। फ्रांस ने भी एक ऐसा लॉ लेके आया था, अब ऑस्ट्रेलिया भी इस पे बहुत फोर्स कर रहा है। अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज़। तो ऑस्ट्रेलिया का देखा देखी दूसरे कंट्रीज भी अब इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कॉल किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और कनाडियन प्राइम मिनिस्टर को भी किया था, जस्टिन ट्रूडो को, और इस बिल से इंट्रोड्यूस कराया था कि ये बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी कि टेक्नोलॉजी कंपनीज को मेक देम पे। टेक जाइंट्स जो हैं वो डी फैक्टो गेटवे हैं टू नेट। जो रीच है, गूगल का रीच है या फिर आप फेसबुक का रीच है, दिस इज़ ह्यूज। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आना है तो इनके साथ गुड टर्म्स में होना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे कंटेंट दे रहे हो तो जो मीडिया हाउसेज हैं वो इस कंटेंट को आप कुछ फेयर कंपनसेशन भी डिमांड करते हैं, और विच इज़ अ फेयर डील। सीवियर पावर इम्बैलेंस है जायंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे और न्यूज़ मीडिया में। जायंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म वर्सेस न्यूज़ मीडिया। ये जो न्यूज़ मीडिया है ना, इनका ट्रेडिशनल मॉडल था जैसे न्यूज़पेपर, हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करना, सेल करना, बट एक तो रीडरशिप बहुत कम होती जा रही है। आई वॉज रीडिंग वन सर्वे,
अभी जो जनरेशन भी आ रहा है ना, उसका रीडिंग स्किल्स आर नॉट दैट ग्रेट। रीडिंग के बजाय वो कंटेंट जो होता है, विजुअल जो कंटेंट है, वीडियोस एंड ऑल, इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो जो ट्रेडिशनल रीडिंग वाली चीज़ होती थी ना, वो अब कम हो रही है, रीडिंग हैबिट्स कम हो रही हैं। तो न्यूज़पेपर जो होते हैं प्रिंटेड, इनको भी व्यूअर्स कम मिल रहे हैं। प्लस जैसे कोविड हुआ तो हार्ड कॉपी सेल होना बंद हो गया, तो इनका पूरा प्लेटफॉर्म ही, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिप हो गया है। जर्नलिज्म के जो हाउसेज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू स्टे अफ्लोट। वॉट विद देयर लॉन्ग सक्सेसफुल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल था, अब ये लेस वायबल भी हो गया है। अब जर्नलिज्म में न्यूज़पेपर आता था, इसमें क्लासिफाइड आता था, रेवेन्यू जनरेट एडवर्टाइजमेंट आते थे। बट अब एडवर्टाइजमेंट का भी देखो, अभी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा फोकस में आ रहा है। तो द होल थिंग इज कि ये जो ट्रेडिशनल मॉडल था ऑफलाइन बिजनेस का, न्यूज़पेपर का, ये बुरी तरह दिस हिट हुआ है, लेस वायबल हो रहा है। कॉस्ट ऑफ नॉट इंटरवीनिंग इन दिस अनइक्वल बैटल इज हाई। अब अगेन, मोनोपॉली किसी भी टाइप की इज नॉट एट ऑल गुड। मोनोपॉली शुरुआत में तो आपको बहुत बेनिफिट देगी, बट लॉन्ग टर्म में इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इसी बात पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन किया। सो लेट अस, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आने वाले टाइम पे ये बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगा हमारी। जैसे कुछ टाइम पहले आपको, इफ़ यू रिमेंबर, फ्री बेसिक्स जैसी चीज़ आई थी। वो फ्री इज़ नॉट एक्चुअली फ्री। फ्री का एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है। लेवल प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, अदरवाइज दिस मोनोपोली एंड इनोवेशन, ये चीज़ें फिर कट होती है। दिस इज लॉस ऑफ ट्रस्ट, दिस इज अबाउट डिफेक्शन इन पुडुचेरी। डिफेक्शन इन पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 जगह पर है, इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। डीलिंग विद द बिगर नेबर चाइना, निरुपमा राव मैम का आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं इन्होंने कि हमें चाइना से कैसे डील करना है। अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस को इन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया है चाइना और रशिया के जो लैंड बाउंड्री डिसएग्रीमेंट्स है उससे। बट रशिया और चाइना में एक पॉइंट ये है कि चाइना वीकर साइड है, रशिया स्ट्रॉन्गर साइड है। बट इंडिया और चाइना में चाइना इज स्ट्रॉन्गर साइड, तो दैट इज वाई सेम फिलॉसफी इंडिया चाइना में नहीं लग सकती। मैकमोहन लाइन है, ब्रिटिश और तिब्बत ने इसको ड्रॉ किया था। ब्रिटिशर्स चले गए तो ब्रिटिशर्स का ये पूरा रोल आ गया इंडिया के पास। तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया चाइना ने। अब चाइना ये बोलता है कि ये जो डील किया था वो तिब्बत ने किया था और तिब्बत के पास कोई सोवरेनिटी नहीं थी, तो हम तिब्बत की गई डील साइनिंग जो थी उसको मानने से ही मना कर देंगे। चाइना ने कहा तिब्बत हैड नो सोवरेनिटी, तो ये जो मैकमोहन लाइन है हम इसको भी मानने से मना कर देते हैं। अब इसी से सारे डिस्प्यूट्स एंड प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। दो नेशनलिज्म वर कंटेंडिंग एन अनट्रैमल्ड राइज ऑफ चाइना। नेशनलिस्टिक टेंडेंसी इंडिया में भी है, नेशनलिस्टिक टेंडेंसी चाइना में भी है। चाइना का एक और वर्ड हम यूज करते हैं अक्सर आईआर में, रिवेंजफुल राइज, रिवेंजफुल राइज, सो विच इज अ कॉज ऑफ वरी। कंटेंडिंग एंड अनट्रैमल्ड राइज ऑफ चाइना हुआ, तो इससे जो पावर इक्वेशन है ना बहुत स्क्यूड हो गया इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना बहुत ज़्यादा रैपिड राइज हुआ है इसका। ग्लोबल पावर इक्वेशन भी इससे यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। जैसे अब चाइना को टेकल करने के लिए, चाइना को यहाँ पे टेकल करने के लिए, चाइना को यहाँ पे डील करने के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्पेशली यूएस है, यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को रेडी करने की कोशिश करता है। तो अनइक्वल अलाइनमेंट इन इक्वेशंस यहाँ पे रेडी हो गए। अब इसमें जैसे पंचशील के सिद्धांत है, पंचशील के 5 सिद्धांत क्या हैं बताइए, ये भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, पंचशील के 5 सिद्धांत। अब फिल्मजी स्ट्रक्चर जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, ये वैलिड नहीं हो पा रहा है इंडिया वर्सेस चाइना में। जब भी हम आईआर में जैसे 2 कंट्रीज लिखते हैं, आई एम रीडिंग योर आंसर्स, हम ना पहले इंडिया का नाम लिखते हैं। सम ऑफ यू रॉट दिस चाइना इंडिया, नो, पहले हम इंडिया फिर चाइना लिखेंगे हमेशा। पहले हमारी कंट्री फिर दूसरी कंट्री आएगी, चाहे किसी भी कंट्री के रेस्पेक्ट में हमें आईआर डिस्कस करना है। ओके, नाउ 1993 की बात करें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में ये सीरीज ऑफ हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं, 93, 96, 2005, 12, 13। ये क्या है? जिसे 93 में हमने किया अग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया। तो हमने एक अग्रीमेंट किया पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर पे। 1996 में फिर हमने अग्रीमेंट किया कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होगा मिलिट्री फील्ड में अलोंग एलएसी।
2005 में प्रोटोकॉल बनाया हमने कि हम जो मोडालिटीज़ है इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एलएसी में उसको स्ट्रेंथन करेंगे। तो होल आइडिया इज हम यहाँ पे पीसफुली इस बॉर्डर को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो जो बॉर्डर है वो फैंटम है, एक्चुअल डिमार्केशन में दोनों कंट्रीज का दिस व्यू पॉइंट डिफरेंट है। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन्होंने एक वर्किंग मैकेनिज्म बनाया, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर। तो अगेन हम कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर इशू सॉल्व हो, बट चाइना ये नहीं चाहता है। चाइना इसका स्ट्रैटेजी है, जैसे माओ जेडोंग की फिलॉसफी देखा था, बाइड योर टाइम, जितना डिले कर सकते हो डिले करो, बिकॉज चाइना राइज हो रहा है, इंडिया और इसमें गैप था, वेज बढ़ता जा रहा है। चाइना जब फेवरेबल सिचुएशन होगी तब बात करना चाहेगा वो फिर इस बॉर्डर पे। अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन। तो ये क्या है, ये सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स हुए 1993 में, पीस ट्रैंक्विलिटी, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, फिर एक मैकेनिज्म बना है बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन में। द आइडिया इज इस पूरे एलएससी को पीसफुल रखना है। अब बाउंड्री क्वेश्चंस जो थे वो रिजॉल्व करें पीसफुली, ये कुछ सिद्धांत भी हमने अपनाए। थ्रेटन नहीं करेंगे एक दूसरे फोर्सेस को, जैसे एक पॉलिसी थी कि कभी बुलेट फायर नहीं होगी यहाँ पे। ऑब्जर्व करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, रेस्पेक्ट करेंगे। फिर अलाइनमेंट जो है स्पीड अप करेंगे, क्लैरिफिकेशन जहाँ इंडिया का वर्जन और चाइनीज वर्जन डिफरेंट है। एलएससी में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। मिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी, बॉर्डर डिफेंस, पैरामिलिट्री, इसको म्यूचुअली अग्रीड जोग्राफिकल जोन पे ही वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा। पेट्रोलिंग भी होगा तो वो थ्रेटनिंग नहीं होगा। मिनिमम लेवल कॉम्पैटिबल फ्रेंडली और गुड नेबरली रिलेशंस हम बना के रखेंगे। म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी की भी बात करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज भी होगी तो वो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में होगी। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम एलएससी में हम फ्लाई नहीं करेंगे, थ्रेट नहीं देना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जो भी डिफरेंसेस है हम उसको डील करेंगे टॉक्स एंड चैनल्स एंड कम्युनिकेशन में, जैसे अभी 10 कोर कमांडर लेवल टॉक हुआ। तो द पॉइंट इज, इस पूरे आर्टिकल में ये बताया है कि इंडिया एंड चाइना, ऑल्दो दोनों ने ट्राई किया कि जो एलएससी है यहाँ पे पीस ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहे, बट द प्रॉब्लम इज कि जो फंडामेंटल डिजाइन है एलएससी की वो ही फ्लॉड है, फैंटम है, और आज नहीं तो कल यहाँ पे फिर से डिफरेंसेस क्रिएट होने हैं। अब चाइना ने ऐसी स्ट्रैटेजी रशिया के साथ भी रखा, यहाँ पे भी कुछ एरिया डिमार्केटेड नहीं है, बट रशिया यहाँ पे बिगर कंट्री है, अपर हैंड है, तो रशिया ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा चाइना के साथ और अननेसेसरी चाइना को थ्रेटन नहीं किया, पुश नहीं किया। तो चाइना को भी इंडिया को अननेसेसरी थ्रेटन एंड पुश नहीं करना चाहिए, बट चाइना ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये जो पैरेलल्स हैं ये एक चीज़ बताते हैं, इंडिया और चाइना का जो केस है ये एक काफ़ी यूनिक केस है। इसका इमीडिएट सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नज़र नहीं आता है बॉर्डर इश्यूज़ का। द होल आइडिया इज़ हमको यहाँ पे अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ा के रखनी चाहिए, क्विक डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। हम तुरंत अलर्ट रहें, अगर कुछ भी अनटूवर्ड, जैसे चाइना यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है एलएससी को, हम उसको तुरंत काउंटर कर पाए, जैसे अभी के रीसेंट क्लैशेस में हमने कोशिश किया। दिस शुड बी अवर फोकस कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें, अलर्ट रहें और अपनी स्ट्रेंथ भी साइलेंटली यहाँ पे डेवलप करें। जैसा चाइना का स्ट्रैटेजी है वैसे ही हमको भी चाइना से लेसन सीख के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दिस शुड बी अ वे फॉरवर्ड while dealing with this China. At the same time, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है, इकोनॉमिक टर्म पे हमें स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। एक कहते हैं ना, कमज़ोर कभी पहलवान को माफ़ नहीं कर सकता, इसके लिए वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग डीलिंग विद द बिगर नेबर चाइना। नाउ एडिंग हेफ्ट टू डिप्लोमेसी विद सम हेल्प फ्रॉम साइंस। सी, यहाँ पे अगेन बात है, अब इंडिया की एक बहुत अच्छी ताकत है, वो है हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। हमारे टर्म्स, कल्चरल रिलेशंस, गुडविल जो हम एंजॉय करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज अनपैरेलल। एडिंग हेफ्ट टू डिप्लोमेसी विद सम हेल्प फ्रॉम साइंस। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि हम इंडियंस आर वेरी गुड विद इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, तो इस स्ट्रेंथ पे हमें प्ले करना चाहिए। Pandemic gives India a unique space to mainstream science and technology domestic and foreign policies में। यूज द पावर ऑफ साइंस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज में, जैसे वैक्सीन मैत्री, पूरा वर्ल्ड हमसे डिमांड कर रहा था वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन मैत्री, इसने एक टेम्पलेट सेट किया।
साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ने भी बोला कि इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, ये नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिप्लोमेसी की बात करता है। अब इसने भी एक सेपरेट डिवीजन बना दिया टेक्नोलॉजी का, साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन, ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन और न्यू इमरजेंसी एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। दिस इज द फ्यूचर, वी शुड फोकस ऑन दिस डिवीजन टू मैनेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज इन द नेशंस डिप्लोमेटिक मैट्रिक्स। जो अपनी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ नेशनल इंटरेस्ट में डिप्लोमेसी में हेल्प करे, हेल्पफुल हो, ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे वैक्सीन मैत्री ने एक टेम्पलेट रेडी करके दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेडिशन लाइज इन द इफेक्ट नॉट इन कंटेंट, दिस इज अ साइंटिस्ट इन द पैंडेमिक। अगेन साइंटिस्ट, R&D, इन सब की जो यूटिलिटी है वो अभी हमें कोविड-19 में बड़े अच्छे से देखने को मिली। जूनोटिक डिसीजेस जो हैं एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रही है, होस्ट ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो कोविड-19 डिसीज है, दिस इज नॉट द फर्स्ट एपिडेमिक, दिस इज सर्टेनली नॉट द लास्ट एपिडेमिक। एपिडेमिक है, जूनोटिक डिसीजेस का अटैक है, ये इनकमिंग है, ये ज़्यादा सीवियर होने वाला है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने वाला है आने वाले टाइम पे। वॉट वी कुड डू, प्रिडिक्शन बेटर हो, कंट्रोल एंड मिटिगेशन हो, और जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी R&D डॉक्टर्स, इनको हम अपडेट रखें। R&D एंड साइंटिस्ट अक्यूमेन, यही चीज़ है जो हमें बचा पाएगा दिस जूनोटिक डिसीजेस के दिस ऑनस्लॉट से। क्राइसिस अभी आ रहे हैं, जूनोटिक में क्राइसिस और बढ़ने वाले हैं। साइंटिफिक क्वेश्चन है कि हम प्रोएक्टिवली प्रिडिक्ट करें आउटब्रेक को, और जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इसमें भी हम अवेयरनेस फैलाएं, एजुकेशन दें। अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स विल हेल्प। न्यू पैराडाइम इन एनिमल हस्बेंड्री। अब सी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मतलब नॉर्मल एग्रीकल्चर तो ये है, खेती हो रहा है, किसान फसल उगा रहा है, उसको सेल करके अपना इनकम ले रहा है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे खेती तो कर ही रहा है, साथ ही साथ से उसने पोल्ट्री भी कुछ लगा रखा है, साथ ही साथ से उसने कुछ हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स इस टाइप का कुछ काम भी कर रहा है, साथ ही साथ उसने से ट्रीज भी लगा रखे हैं, ट्रीज से उसको टिम्बर प्रोड्यूस होता है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो ये सब क्या है, उसने कुछ डेयरी एनिमल्स रख लिए हैं, पोल्ट्री का भी काम कर रहा है वो साथ ही साथ। तो ये हो गया एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज़। ये जो अलाइड एक्टिविटीज़ है ना, ये हेल्प करती है डाइवर्सिफिकेशन में, और फार्मर्स की इनकम जो डबल करना है उसमें अलाइड एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये बूस्ट करेगी सेक्टर को सोशल, इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट। जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री मतलब एग्स, एग्स मतलब प्रोटीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये न्यूट्रिशन का। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब आपने एग्रीकल्चर तो कर रहे हो, साथ ही साथ कुछ आपने एनिमल्स भी पाल रखे हैं, डेयरी एनिमल्स हो सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मिल्क है, काऊ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने गुजरात के एग्जाम्पल देखे हैं, कोऑपरेटिव। और जैसे काऊ है, काऊ का जो डेयरी प्रोडक्ट है, ये डेयरी प्रोडक्ट जो है इसका शेल्फ लाइफ कम होता है। अगर आपके पास कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज है, फैसिलिटीज़ है, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन है, आप बेटर प्राइस डिस्कवरी कर सकते हो। अगर आपके पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, तो आप रॉ रॉ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट को किसी हायर वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बेटर रियलाइजेशन ऑफ प्राइसेस होगा। सो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिल करें क्रिटिकल गैप्स को। एग्री का जो बूम है उसमें इमेंस नॉक ऑन बेनिफिट आ सकते हैं एंटायर इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर बूम में। एग्री अलाइड इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट। अब इसीलिए ये एक फंड की बात है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये पेपर 3 में भी है, ज्योग्राफी का भी काफ़ी पोर्शन है, दिस सोशोलॉजी में भी आ सकता है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है। इसका 1500 करोड़ का आउटले है, लोन डिसबर्समेंट होगा, और वो 3% सबवेंशन पे होगा। मतलब लोन की इंटरेस्ट जैसे 7 थी, टाइमली पेमेंट हो रहा है, तो वो 4% पे मिल जाएगा, 3% सरकार वहन करेगी, 3% सबवेंशन, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। उद्यमी मित्र पोर्टल है, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करके इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे आप अपना लोन ले सकते हैं। अब द पॉइंट इज इनोवेशन इज नेसेसरी, वैल्यू चेन जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। पोल्ट्री सेक्टर में ह्यूज पोटेंशियल है, इनकम है, सिक्योरिटी है।
एग्रीकल्चर जो है ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल भी हो रहा है, तो ऐसे में अलाइड एक्टिविटीज़ अगर रहती है तो उससे जो सेफ्टी नेट है फार्मर का डिफिकल्ट टाइम पे, वो काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे रोल प्ले हो जाता है। दिस वी शुड फोकस। एग्रीकल्चर है, साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटीज़ पे भी वी नीड टू फोकस। सो न्यू पैराडाइम इन एनिमल हस्बेंड्री। देन दिस इज क्रैश इम्पैक्ट। कोविड के ये वैक्सीनेशन के न्यू स्ट्रेन एंड वैक्सीनेशन। केरला गवर्नमेंट दिस एनल्स अग्रीमेंट विद यूएस फर्म। क्या था ये था एक पैक्ट था, ऑपरेट करना था डीप सी ट्रॉलिंग फ्लीट का, बट यहाँ पे डीप डिसकंटेंट हुआ तो फाइनली दिस इज डन। ये न्यूज़ है। कल हमने देखा एक लेपर्ड टाइगर पे अटैक हुआ, उसने ह्यूमंस को मारा, आज ह्यूमंस ने इस लेपर्ड को मार दिया। दिस इज द प्रॉब्लम। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में देर इज नो विनर, कोई विनर नहीं है यहाँ पे, सबका लॉसेस होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करना जरूरी है। देन दिस इज लेपर्ड। बिग कैट्स पे भी हमने एक टॉपिक प्रिपेयर किया था सम डेज बैक। देन दिस इज कर्नाटका। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, कोवैक्सीन का अपटेक बिलो 1% है। ये दो वैक्सीनेशन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। 86.3% न्यू कोविड-19 केसेस 5 स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन की भी बात चल रही है। IMA shocked by claims of certification for Coronel. This is Coronel. Railways stung by this IT breaches, cyber frauds, and 777 are not grounded. इसका भी एक पार्ट गिर गया था। Pratt and Whitney इंजन है यहाँ पे। 777 बोइंग। देन दिस इज रिजर्व्ड है फॉर डोमेस्टिक बाइंग। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा डोमेस्टिक बाइंग डिफेंस प्रोडक्ट्स। IIT काउंसिल बोल रही है ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। एंड दिस इज द नेक्स्ट पेज। एंड एज अप योर प्राइवेसी स्लीव। और दिस इज द नेक्स्ट वन। ये है नो लॉन्गर इन द शेडो। ये क्या है? पपेट्री। पपेट्री भी कुछ दिन पहले हमने देखा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पपेट्री। ये पद्मश्री रेसिपिएंट के रामाचंद्र पुलावर है। एंशियंट आर्ट फॉर्म ऑफ दिस थोलपा का कुथु, थोलपावा कुथु। दिस लेदर पपेट्स हैं, केरला में ये पॉपुलर है। थोलपावा कुथु, दिस इज लेदर पपेट्स, नो लॉन्गर इन द शेडो। अब ये जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे पपेट्री हुआ, ट्रेडिशन आर्टिसंस हुए, इसका भी हमें एक तरीका निकालना चाहिए कि ये मोनेटाइज हो पाए, बेटर वैल्यू बेटर प्राइस डिस्कवरी हो, सो दैट जो ट्रेडिशनल आर्ट है यहाँ भी इनको फ़ायदा हो। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो ट्रेडिशनल आर्ट होती है ना, ये लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है, बिकॉज इनमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो पाता, लाइवलीहुड को वो सस्टेन नहीं कर पाते इन आर्ट के थ्रू। तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म। द क्रो हैज़ अ स्टोरी टू टेल। दिस इज अबाउट कॉमिक्स। रीडिंग, डेवलप रीडिंग हैबिट्स। रीडिंग हैबिट्स और राइटिंग हैबिट्स ये मस्ट है। रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे जल्दी जल्दी, राइटिंग नहीं होगा तो आपने जो पढ़ा है आप उसको लिख नहीं पाओगे। और कितना आता है डजेंट मैटर, जो लिखा है वो ही आपका एक्चुअल इवैल्यूएशन होता है। सो राइटिंग हैबिट्स डेवलप करें। ईरान IAEA रीच डील ऑन इंस्पेक्शन। ये अगेन न्यूज़ चल रहा है ईरान में। दिस IAEA इंस्पेक्शन ईरान को वापस न्यूक्लियर डील के अंदर लाने की बात है। देन चाइना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन लंका प्रोजेक्ट्स। मालदीव की पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है डिफेंस डील विद चाइना। पार्लियामेंट, मालदीव्स की पार्लियामेंट का नाम क्या है? मजलिस। ऐसे नाम हो जाता है कि पार्लियामेंट का नाम मजलिस रखा हुआ है। अब बताओ रशियन पार्लियामेंट का नाम क्या है? जापानीज पार्लियामेंट का नाम क्या है? इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? कल ही ये देखा था, इजराइल की पार्लियामेंट, इसका नाम क्या है? जैसे ये मजलिस है ना, ऐसे नाम है जापान का, रशिया का। दिस इज मजलिस। दिस इज latent demand to drive growth, Tata Motors. Before that, China urges US to lift trade restriction. US-China trade war. बिजनेस इन म्यांमार स्ट्राइक। जब भी ऐसा एंट्रोपी क्रिएट होता है, वर्स्ट हिट होती है इकोनॉमी। स्ट्राइक शट्स बिजनेस इन म्यांमार। देन दिस इज DHFL ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट्स फर्दर फ्रॉड ऑफ दिस मच। भारत फोर्ज पैरामाउंट इंक डिफेंस डील। भारत फोर्ज पैरामाउंट दोनों ने डिफेंस डील इंक किया है। ये डील किस बात का है? आर्मर्ड व्हीकल बनाएंगे, ये मैन्युफैक्चर करेंगे आर्मर्ड व्हीकल इन द country. So this is again good thing. Domestic manufacturing of defense products. Growth momentum needs to be strengthened.
देन लेटेंट डिमांड है टू ड्राइव ग्रोथ, टाटा मोटर्स ने कहा। सप्लाई इश्यूज हैं, फ्यूल प्राइसेस वरिज्म है, 100 रुपये क्रॉस हो गया है, फ्यूल प्राइसेस इज वरिज्म, सप्लाई के भी इश्यूज है, टाटा मोटर्स। सेंसेक्स फॉल हुआ, वायरस कंसर्न्स भी हैं और बॉन्ड यील्ड भी है, वैल्यूएशन भी है। सेंसेक्स कल प्लमेट हुआ है। दिस इज कार एक्सपोर्ट्स, अपोलो टायर्स, इंडिया रेटिंग रेज, बैंकिंग सेक्टर आउटलुक स्टेबल बता रहा है। और ये स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड दिस टी WTC could be same as winning World Cup. All right. Then Test Championship. This is stunning vista, bird's eye view. ये क्या है? ये ब्यूटीफुल स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, बाथ इन फ्लड लाइट्स, स्टनिंग विस्टा। अब सी, कल हमने जोकोविक का भी एक देखा, जोकोविक ने अच्छा परफॉर्म किया, विन किया। एक टर्म होता है स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एथिक्स में। इस पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड स्पोर्ट्समैनशिप? डिक्शनरी मीनिंग देखें तो फेयर एंड जनरस बिहेवियर है और ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स, स्पेशली इन स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट। स्पोर्टिंग जो होता है उसमें दोनों ओपोनेंट जीतना चाहते हैं, बहुत फियर्स कंपटीशन भी होता है, बट वो अपना वैल्यूज, एथिक्स, स्पोर्ट्स के नियम, खेल एंड जो स्पोर्ट्समैन जो गेम की भावना होती है उसको वो साइडलाइन नहीं करते। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पोर्ट्समैनशिप। जीत या हार वो उसको बड़े अच्छे से डील करते हैं। दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप। एथिक्स के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में GS4 में what do you understand by this word sportsmanship? Prepare this answer. This is again a very good question. Okay, so this is the Hindu. अब हम इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं। दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। राइजिंग बॉन्ड यील्ड रैटल स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स प्लंज हो गया 2.25%। सी, बॉन्ड्स होते हैं, इक्विटीज होती है। बॉन्ड्स जो होते हैं ना ये ज़्यादा सेफ होते हैं। बॉन्ड काइंड ऑफ एक डेट इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो। कंपनी है, गवर्नमेंट है, उसको पैसा उठाना है, उसने मार्केट से यहाँ पे लोगों से लिया, उनको बॉन्ड्स इशू कर दिए। बॉन्ड यील्ड राइज हुई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो रहा है। बॉन्ड यील्ड का अगर राइज होती है तो इसका ये भी इंडिकेटर है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है और एप्रीहेंशंस आ रहे हैं, नर्वसनेस आ रही है मार्केट में। लोग बॉन्ड यील्ड को प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, टेकिंग आउट मनी, और इससे इक्विटी जो होती है उस पर प्रेशर आता है। इक्विटी पे प्रेशर आता है मतलब स्टॉक मार्केट नीचे प्लमेट होता है। बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेफर देन इक्विटी होते हैं, तो बियर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। बॉन्ड्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डेट, और जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स मतलब आपकी ऑनरशिप है, स्टॉक्स में ऑनरशिप है, बॉन्ड्स मतलब केवल सिंपल डेट है। तो बॉन्ड यील्ड राइज हुआ और इससे क्या हो रहा है, दिस प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और इक्विटी यहाँ पे प्रेशर आ रही है और इसके कारण दिस स्टॉक मार्केट यहाँ पे प्लमेट हुआ। सेंसेक्स फॉल हुआ दिस मच %। अब सी, रिलेशन क्या होता है बॉन्ड यील्ड और इक्विटी रिटर्न में? तो ट्रेडिशनली जब बॉन्ड यील्ड राइज होती है तो इन्वेस्टर स्टार्ट रीलोकेटिंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अवे फ्रॉम इक्विटी। उनको बॉन्ड्स बिकॉज सेफर भी होते हैं, बॉन्ड यील्ड ज़्यादा भी आ रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट रीलोकेट करने लग जाते हैं फ्रॉम इक्विटी और बॉन्ड्स में डालने लग जाते हैं, बिकॉज बॉन्ड सेफर है। बॉन्ड यील्ड राइज होती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इन्वेस्टिंग इन इक्विटी वो भी अप हो जाती है, तो इक्विटी जो होती है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाती है, लेस अट्रैक्टिव इक्विटी, स्टॉक मार्केट नीचे। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जब बॉन्ड यील्ड राइज होती है तो इट रेजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनीज, और इससे उनका जो वैल्यूएशन है वो कंप्रेस हो जाता है, कम होता है। दैट इज समथिंग दैट इन्वेस्टर ऑलवेज सी जब RBI कट्स और रेजेस रेपो रेट। ऑल्दो RBI का भी अभी स्टेटमेंट है, RBI बोल रही है इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉन्ड स्प्रेड, और ये मैनिफेस्टेशन है नर्वसनेस का। अब चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड है, यूएस में भी ये बहुत सारी टर्मोइल चल रहा है, इसका भी इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया में। लेट अस वेट एंड वॉच कि इसमें क्या है। RBI भी अभी हाल में कोई डिसीजन नहीं ले रही है, जस्ट वेट एंड वॉच। पर बॉन्ड यील्ड यहाँ पे दिस राइज हो रहा है, वैल्यूएशन कंप्रेस हो रहा है, स्टॉक मार्केट प्लमेट हुआ है। अब दिस इज मार्केट वॉच बैंकर, सी राइज इन दिस हुआ है अभी फॉर नाउ, जो ट्रेजेक्टरी है वो देख रहे हैं अपन, दैट्स ऑल। देन दिस इज यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2000 करोड़ का एयर स्ट्रिप एक्सपेंशन नोएडा में होगा। एयर स्ट्रिप एक्सपेंशन नोएडा में, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नियर एयरपोर्ट। देन प्राइम मिनिस्टर ने कहा गवर्नमेंट टू मूव फॉरवर्ड इन डिफेंस सेक्टर विद ट्रांसपेरेंसी। अगर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखें ना फॉर पास्ट सम टाइम,
दिस गवर्नमेंट हैज़ मेड सम बोल्ड इनिशिएटिव इन दिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट, और जितना प्रोग्रेस हुआ है वो काफ़ी प्रेजवर्दी है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स या डिफेंस डील्स एंड एट्सेट्रा, ये काफ़ी अच्छा है और उसमें ट्रांसपेरेंसी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। देन एक्सटेंड्स 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट मॉरिशस को किया है फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, इंडिया ने एक्सटेंड किया। आगे बढ़ते हैं। दिस इज मैच मे बी इन डीएफसी फेवर। फ्रेट प्लान, फ्रेट क्या होता है? एक तो होती है पैसेंजर ट्रेन, दूसरी होती है गुड्स ट्रेन। गुड्स मतलब सामान की ढुलाई, इसमें ट्रक्स का बड़ा यूटिलिटी होता है। तो एक सर्विस होती है रोल आरओ, रोल इन रोल आउट, आरओ आरओ रो रो सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, ट्रक में आपने सामान रखा है, बट ट्रक को ऐसे चला के ले जाने के बजाय आप उसे या तो ट्रेन से ले जाओ, या फिर बीच में, जैसे गुजरात में यहाँ पर है, बीच में आप शिप में ले जाओ, शिप में डालो, शिप इधर जाएगी, फिर ट्रक ऐसे रोल आउट हो जाएगा। दिस इज रोल ओवर रोल आउट। तो यहाँ पर ऐसे रोल इन एंड रोल आउट, इट्स रोल ऑन एंड रोल ऑफ, रोल ऑन एंड रोल ऑफ, दैट इज रो रो। मीनिंग वही है कि यहाँ पे ऐसे ट्रक को हम करके कैरियर से दूसरी जगह लेके आएंगे। ओके, ट्रेन्स एंड शिप्स दोनों हो सकता है। अब सो फार जो रोरो मॉडल है ये टेकन ऑफ इजीली नहीं हुआ, जैसा वाइबल हमने सोचा था रेलवेज में वैसा नहीं हुआ। बट जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इकोसिस्टम बनेगा तो इसमें खुद का ट्रैक होगा, पैसेंजर ट्रेन नहीं होगी, रेड टेपिज्म नहीं होगा, तो उस केस में ये जो रोरो है ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ये लिखा है कि जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह एक्टिव होगा, ये रोरो सर्विस काफ़ी एक्टिवली वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेट अस सी। द राइट्स ऑफ माइग्रेंट है, ये फर्स्ट एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का। दिस इज द वन, द राइट्स ऑफ माइग्रेंट। नीति आयोग एक ड्राफ्ट पॉलिसी ला रही है, माइग्रेंट वर्कर prompt to reimagine labor capital relation, migrant worker issue during this COVID-19, और उसने डिमांड किया कि एक ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आए। नीति आयोग थिंक टैंक इज वर्किंग ऑन दिस। द राइट्स ऑफ माइग्रेंट, दिस इज क्यूज फॉर ग्रोथ। अनलॉक करना है अगर वैल्यू ऑफ पीएस यूज को, तो इनको लिबरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के दिस होल्ड से। ग्रोथ विल कंटिन्यू टू कंजम्पशन टू बी कंजम्पशन लेड। ये ताइवान का फ्लैश पॉइंट है। ताइवान इज वंस अगेन बिकमिंग, आफ्टर मेनी डेकेड्स ऑफ रिलेटिव क्वाइट, लाइटनिंग रॉड इन यूएस चाइना टेंशंस, जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एशिया आर रियल। इसका भी बड़ा पुराना हिस्ट्री है ताइवान का। अगर हम देखें, ताइवान जैसे कुओमिंटांग पार्टी थी, केएमटी पार्टी थी, सुन्यत सेन, फिर इसके बाद दिस कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसका रूल हो गया चाइना में, और ये जो डेमोक्रेटिक थी केएमटी पार्टी थी ये मूव हो गई ताइवान में, ताइवान आइलैंड हियर। इंडिपेंडेंटली ये रन कर रहे थे। वन चाइना पॉलिसी में ताइवान और हांगकांग दोनों चाइना अपने अंदर रखना चाहता है। ताइवान फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, डेमोक्रेसी एंड दिस कम्युनिस्ट पार्टी। और डेमोक्रेसी मतलब इसको वेस्टर्न वर्ल्ड का काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है, द ताइवान फ्लैश पॉइंट। ये सेंसेक्स है, क्यूज फॉर ग्रोथ, दिस इज बॉन्ड यील्ड। एंड इफ यू मूव फर्दर, दिस इज द क्रूड फैक्ट, डीजल पेट्रोल प्राइसेस, इंसेंटिव टू रिफॉर्म, 15th फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मच रिमेन्स अवे फ्रॉम पब्लिक आई, डोनाल्ड ट्रंप वापस पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। म्यांमार में दिस प्रोटेस्टर्स हो रहा है, हैवी लॉसेस। द न्यू कोरोना वायरस के सर्ज हैं। ये बोइंग का 777 एक्सीडेंट हुआ, 777 का, इंडिया को इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्सप्लोजन ऑफ कोटा डिमांड्स, हु वांट्स व्हाट व्हाई इन कर्नाटका। सेंसेक्स फॉल हुआ 2.25%, हाई बॉन्ड यील्ड के कारण। पीएलआई डेडलाइन है, नॉट टू एक्सटेंड फर्स्ट ईयर पीएलआई डेडलाइन। ग्रोथ अनइवन है बट रिकवरिंग विद वैक्सीन रोल आउट, यहाँ पे शक्तिकांता दास साहब ने कहा। एयर इंडिया डिनाइज दिस मिसबिहेवियर, माइक्रोसॉफ्ट EU NCLT। नाउ लेट अस सी हिंदी। हिंदी में अभी 23-24 दो आर्टिकल है। 23-24 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। 23 क्या है, बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब जो फोर्सफुल लेबर है, बॉन्डेज है लेबर, इसका अलाउ नहीं किया जाएगा। 24 है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के का प्रतिषेध, मतलब जो चाइल्ड लेबर है वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। सो दिस इज 23 एंड दिस इज 24। ये है 25 to 28, 25, 26, 27 एंड 28। 25 है
अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25। मतलब आप अपना रिलीजन, अपना मैनिफेस्टेशन, अपना बिलीफ कर सकते हैं, आचरण प्रचार भी आप कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, दैट इज 26। देन किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो तो ये हैं 25, 26, 27, एक 28 भी है, इसी में इंक्लूडेड है। 28 ये है कि कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड होंगे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की भी फ्रीडम होगा, दिस इज 28। तो ये 25 टू 28 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन, एंड दिस इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये दोनों आर्टिकल भी बहुत कॉमन है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में इससे सवाल आए। नाउ ये सी सेट है, बड़ा आसान सवाल था। स्पीड डाउनस्ट्रीम में है मतलब ऐड हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम मतलब ऐड करना है। 14 उसका स्टिल वाटर में था, 4 स्ट्रीम की भी थी, तो एक तो पहले वो 14 से जा रहा था, 4 का और फोर्स लग गया, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई 18। अपस्ट्रीम में 14 ऐसे जा रहा था, सामने से 4 का फोर्स आया, तो ये कम करेगा उसे, 14 माइनस 4 10। तो अपस्ट्रीम में 10, डाउनस्ट्रीम में ऐड किया 18। अब हमें स्पीड पता चल गई। टोटल डिस्टेंस ले x है a टू b की, और फिर b से वापस आ रहा है तो c मिडिल पॉइंट आ रहा है, तो b टू c कितना हो गया x/2, a टू b x था तो b टू c इज x/2। तो अब बस डिस्टेंस और इसको इक्वल कर देते हैं, तो इससे टोटल टाइम कितना लगा था 19 आवर। 19 आवर का मतलब होगा पहले x/18, ये x डिस्टेंस उसने 18 की स्पीड से किया, x/18 t1, t2 है x/2 डिस्टेंस अपस्ट्रीम 10 से किया t2, तो t1 प्लस t2 इज 19, तो x इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। इससे अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड, यहाँ पे भी स्पीड ऑफ बोट अगर हम अज्यूम करें b है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर s है, तो गिवन क्या है 1/4, मतलब बोट की स्पीड इज 4 टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम कम है, बोट ज्यादा तेज है, तो बोट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड करो b प्लस एस, अप स्ट्रीम में दोनों सबस्ट्रैक्ट करो b माइनस एस, और ये दिया हुआ है दिस 15/5 दैट इज इक्वल टू 3, 15 किलोमीटर टूवर्ड्स अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स हो रहा था। तो ये स्पीड से हमें ये आ गया। अब ये दूसरी इक्वेशन हुई, ये पहली इक्वेशन हुई, b इज इक्वल टू 4s, दूसरी इक्वेशन हुआ b माइनस एस इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, b 4 एंड s 1 आ जाएगा। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों में स्पीड आ गया। b प्लस एस दैट इज डाउनस्ट्रीम कितना हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन कितना हुआ 15 बाय दिस 5 दैट इज इक्वल टू 3 आवर। तो डाउनस्ट्रीम में उसको ट्रेवल करने के लिए हाउ लॉन्ग विल इट कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, द टाइम इज दैट 3 आवर। ओके, हमेशा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगाना है, और टाइम अगर दिया हुआ है तो सारे टाइम को अलग अलग फाइंड करके उसको टोटल टाइम से इक्वेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये भी बड़ा इजी सवाल था। स्टिल वाटर की स्पीड 6 है, स्ट्रीम की 1.2 है, तो अप क्या हुआ दोनों का सब्सट्रैक्शन 4.8, डाउन क्या हुआ दोनों का एडिशन 7.2। स्पीड्स पता लग गई। अगेन टोटल करें, x अपॉन 7.2 x अपॉन 4.8 इज इक्वल टू 1, तो x आ गया 2.88। बट यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, टोटल डिस्टेंस, सो दैट इज वाई x का वैल्यू आ गया, मतलब वो करेक्टली हमें ऐसे नहीं देना है कि वो आंसर हो गया। सपोज यहाँ पे 2.88 लिखा होता, मोस्ट ऑफ यू मेनी स्टूडेंट्स जल्दबाजी में 2.88 मार्क करते हैं और उसको आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक। यहाँ पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 2, 5.76, 5.76 इज द राइट आंसर। आज के सवाल है, अ बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 4.5 किलोमीटर पर आवर बट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अप स्ट्रीम्स देन डाउन स्ट्रीम। टाइम का दिया है फ्रेम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, आसान है सॉल्व। सेकेंड, मोटर बोट है, 12 घंटे लगते हैं टू गो डाउन स्ट्रीम और 24 घंटे लगते हैं रिटर्न आने में सेम डिस्टेंस में, तो आप बताओ व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा। अगेन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट इक्वेट, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1 आवर में बोट गोज 12 किलोमीटर आवर अलोंग द स्ट्रीम और 6 किलोमीटर आवर अगेंस्ट। अब अलोंग मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट मतलब हो गया अप स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थिंक सॉल्व, जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, स्पीड आएगा और एक्यूरेसी आएगा। सो दिस इज द सी सेट, दीज आर सी सेट क्वेश्चंस। ये है देन सी सेट के सॉल्यूशन यस्टरडे।
This is Sensex and this is 23, 24, 25, 28 articles. This is रोरो एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, इस पे आप अपने कुछ केसेस भी देख सकते हैं. एथिक्स में कुछ नए एग्जाम्पल्स, आप अपने एक्सपीरियंस वगैरह भी 1 और 2 लाइन में शेयर कर सकते हैं. बहुत इसमें स्कोप है अच्छा आंसर लिखने का टू दिस क्वेश्चन. Then this is Majlis, Sensex Fall. This is no longer in shadow, animal husbandry, pandemic, science, और ये बात है dealing with China, level platform and BRICS. So this is 23rd of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.